वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शो। गाइस, वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक कितना स्पेशल होने जा रहा है। गाइस, आज के टॉपिक का नाम है एस्टेट मैथ्स प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। जी हाँ, 2017, 18, 19 और 20 के जितने भी क्वेश्चंस थे गाइस, उसमें से मैं 10 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको रीजनिंग के प्रीवियस ईयर्स कराए थे ना, तो उसको पार्ट 1 था। जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी आपके ईयर्स के पेपर थे, उनमें से 10 क्वेश्चन लेके आई थी। उसी तरह से उसका पार्ट नंबर 2 भी मैं अपलोड करूंगी जल्द ही। ठीक है, जो भी आपके और क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर। आज जो है ये मैथ्स का स्पेशल है। ओके, 2017, 18, 19, 20 जितने भी आपके पेपर थे प्रीवियस ईयर एस्टेट के, उसमें से मैं 10 क्वेश्चन मैथ्स के लेके हूं। अगर आपको लगता है इन क्वेश्चंस में ये आपसे नहीं हो रहे, तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी लिखा कि अगर एस्टेट में मैथ्स क्लियर करना चाहते हो तो ये सभी प्रश्न आपके लिए गाइस, ये सभी प्रश्न करने आपके लिए बहुत जरूरी है। यही आपको हिंट देते हैं कि पेपर में क्या आना है। ओके, तो 10 नंबर बहुत अच्छे से ला सकते हो अगर आपने ये कर लिया। ओके, तो चलिए, रेडी है? ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस पेपर हैं ये मुझे दीपिका जी ने सेंड किए, जो कि हमारे एक स्टूडेंट हैं। ओके, मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये क्वेश्चन मैं ऐसे ही कहीं से नहीं लाई। मेरे पास रियल में पेपर्स हैं, जो भी जितने भी एस्टेट के प्रीवियस ईयर पेपर है, मैं आपको भी प्रूफ दिखा देती हूँ। ये देखिए गाइस, ये सारे ही पेपर हैं जो मेरे पास दिए हुए हैं। ओके, थोड़ी सी इसकी लाइटिंग लो हो चुकी है। ये सारे गाइस पेपर हैं जो मेरे पास दिए हुए हैं। ओके, इसमें मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश, हिंदी सभी पेपर्स है गाइस। तो उसमें से मैं 10 क्वेश्चन लेकर आई हूँ गाइस। ओके, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के हमारे स्पेशल, जो है आज का हमारा टॉपिक एस्टेट मैथ्स प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है, ए और बी ने अपना लाभ 1210 रुपए को इस प्रकार बांटा कि ए का 2/5 हिस्सा जो है बी के 1/3 हिस्से के बराबर है। तो बी को कितना लाभ मिला, मतलब बी का कितना हिस्सा है। ओके, जैसा कि मैंने आपसे ऑलरेडी कहा कि जो हमारा चैनल है वो 2 लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश में। मैं इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देती हूँ। लिखिए, ए एंड बी डिवाइडेड ए प्रॉफिट ऑफ 1210 such that 2/5 part of A was equal to 1/3 part of B. Okay, then how much amount did B get? question mark. Okay, तो ये देखिए आपके सामने गाइस 4 ऑप्शन दिए। अब इसको कैसे करना है देखिए। सबसे पहले आप ये देखो कि ए और बी ने अपना जो लाभ है वो 1210 रुपए को बांटा है। मुझे लिखा है मेरे पास कि ए का 2/5 हिस्सा, इसका मतलब ए का 2/5, मतलब ए का 2/5 हिस्सा। ठीक है, किसके हिस्से के बराबर है? बी के 1/3 के, बी के 1/3 हिस्से के गाइस बराबर है। ओके, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ कि इसका 5 हिस्सा इसके b/3 के हिस्से के इक्वलेंट है, कुछ इस तरीके से अगर मैं इसको सॉल्व करूं। ठीक है, अब आपको क्या करना है गाइस, ए और बी का हिस्सा निकाल लेना। मैं इसको क्रॉस कर लेती हूँ। अगर मैं इसको क्रॉस करूंगी, ऑफ कोर्स सी बात है, मेरे पास 6a = गाइस 5b आएगा। ओके, अब मैं इसको a/b बना लेती हूँ। जब मैं गाइस इसको a/b बनाऊंगी तो यहाँ आ जाएगा 5/6। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये 5/6 जो है, मतलब ए का हिस्सा 5 और बी का हिस्सा गाइस 6। यहाँ पे अगर मैं ए और बी के हिस्से को गाइस टोटल करूं, ए और बी के हिस्से को गाइस टोटल करूं, मतलब 5 और 6 को टोटल करूं, तो मेरे पास कितना आता है? 11। जबकि इन्होंने क्या लिखा है कि ए और बी का लाभ कितना है? 1210। मतलब मेरे यहाँ 11 निकल रहा है और उनके वहां कितना है? 1210। तो मैं 11 को 1210 के इक्विवेलेंट्स रख सकती हूँ। ओके, तो ये मैंने रख दिया गाइस। इसका मल्टीपल कितना बनेगा? 110। तो मुझे क्या निकालना है? तो बी को कितना लाभ मिला गाइस? बी का लाभ कितना है? 6। तो 6 को भी मैं 110 से मल्टीप्लाई करूंगी, मेरा आंसर आएगा 660। अगर आपको गाइस ये वाला मेथड समझ में नहीं आया तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि 11 1210 के इक्विवेलेंट्स है, तो 1 1210/11, इसलिए मुझे निकालना है गाइस 6। तो मैं इसको इस तरीके से सॉल्व कर लूंगी। ठीक है, और ये मेरा आंसर आ जाएगा गाइस 660 रुपए। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलिए नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी गाइस, आई होप आपने लास्ट क्वेश्चन को नोटिस कर लिया होगा। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4/5
3 है। इसको मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ गाइस। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर होल इज 4/3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर होल इज 4/3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। यदि होल का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है तो लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर बताइए। साथ साथ में इंग्लिश में बोल रही हूँ, जल्दी से लिखिए। इफ एरिया ऑफ ए होल इज 300 स्क्वायर मीटर, एरिया ऑफ होल is 300 square meter, then what is difference between length and breadth of hole? Okay, अब देखिए इसके सामने आपकी ये 4 ऑप्शंस भी दिए हुए गाइस। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को पढ़ के बिल्कुल पजल नहीं होना। पहले आप ये देखिए गाइस कि एक जो आयत होता है, ठीक है, उसका एरिया क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। अगर मैं रेक्टेंगुलर का एरिया देखूं तो वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। इंग्लिश वाले L इंटू बी मतलब लेंथ, और लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मतलब रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। रेक्टेंगुलर का एरिया ये होता है। अब आप ये देखो, इन्होंने बोला है कि हाल की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की 4/3 है। चौड़ाई मतलब अगर मैं x लूं तो लंबाई उसकी 4/3 मतलब x गुना 4/3 कर सकते हैं, समझे। अगर मैंने गाइस चौड़ाई ली मतलब मैंने ब्रेथ ली गाइस, कितनी ली, x ली। अगर मैं x ऐड करती हूँ या x लिख देती हूँ तो गाइस लंबाई चौड़ाई की कितनी है, 4/3 मतलब क्या आएगा 4x/3। तो लंबाई कितनी होगी गाइस, 4x/3। अब आपको जैसा कि पता है, इन्होंने लिखा है कि होल का जो क्षेत्रफल है वो 300 वर्ग मीटर है। इसका मतलब L इंटू बी, जो L इंटू बी दिया है मेरे पास वो 300 वर्ग मीटर दिया है। मतलब L इंटू बी कितना दिया है, 300 वर्ग मीटर। और हमें पता है कि हमारे पास हमारी लेंथ और ब्रेथ गाइस दी है। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा कर लूं कि ये मेरी लेंथ है और ये मेरी ब्रेथ है, मतलब चौड़ाई, ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई हो गई, और इसके इक्विवेलेंट्स में ये रख दूं। मतलब L इंटू बी इज इक्वल टू 300, एरिया रख लिया, ठीक है। इन शॉर्ट मैं बता रही हूँ ये मैंने ये लिखा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे गाइस आएगा 4x²/3, ठीक है। 4x² हो गया अपॉन 3 इज इक्वल टू 300। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 4x² इज इक्वल टू गाइस 900 आएगा, ठीक है। अब 900 आ गया, अब x² इज इक्वल टू 900 गाइस अपॉन 4। इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो आपके सामने आएगा 225। ऑफ कोर्स सी बात है, x² की वैल्यू 225 है, और अगर आप इसका रूट करोगे तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी गाइस, 15। अब आपने x की वैल्यू किसको माना था, चौड़ाई को माना था। आपने चौड़ाई को x बोला था ना, इसका मतलब आपकी चौड़ाई कितनी होगी गाइस, 15 होल की, ठीक है। अब आपको गाइस निकालनी है लंबाई, क्योंकि तभी इनका डिफरेंस निकलेगा। अब जैसा कि 4x/3 है तो 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू रखो 15, नीचे 3, 3 × 5 = 15, कितना आया 20। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर बताएं। अब हमारी गाइस लंबाई कितनी निकली है 20, और हमारी चौड़ाई कितनी निकली है होल की, वो निकली है 15। तो डिफरेंस कितना हो गया गाइस 5। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया। देखिए कुछ भी समझ में नहीं आता वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ओके, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि x/y की जो वैल्यू 4/5 है तो आपको इस वाली वैल्यू को फाइंड करना है गाइस, क्या आंसर होगा, ठीक है। देखिए हमारे पास जैसा कि ये वैल्यू दी है, पहले हम इसको पुट कर लेते हैं कि 4/7 है माइनस, अब देखो 2y दिया है तो y के प्लेस पे गाइस मैं क्या पुट कर सकती हूँ 5, मैंने लिख लिया 5। x के प्लेस पे क्या पुट कर सकती हूँ 4, ठीक है। उसी तरीके से 2 × 5 और यहाँ कितना आ जाएगा +4, मतलब जो वैल्यू यहाँ दी थी मैंने एज इट इज पुट कर ली। अब देखिए 4/7 आएगा गाइस, यहाँ कितना आएगा देखो 5 दूनी 10 और 10 में से 4 गया, 10 में से 4 गया 6, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। अब 7 और 14 का गाइस एलसीएम लोगे कितना आएगा 14। अब आप काउंट कर लो 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, ठीक है। ये कितना आएगा 6, ये आएगा आपका 2/14, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा गाइस 1/7। तो मैं होप करती हूँ ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान सा था, कोई दिक्कत नहीं होगी, नोट कर लो इसको। हाँ जी गाइस, आई होप आपने लास्ट क्वेश्चन को नोटिस किया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यवसाय में ए और सी ने 2 रेशो के अनुपात में धन निवेश किया। ट्रांसलेट कर रही हूँ गाइस, इन अ बिजनेस ए एंड सी इन्वेस्टेड अमाउंट इन रेशो 2:1।
इन अ बिजनेस ए एंड सी इन्वेस्टेड अमाउंट इन रेशो 2:1, जबकि ए और बी ने 3:2 के अनुपात में निवेश किया, वेयर एज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए एंड बी वाज 3:2। जस्ट आप लिख सकते हैं। और उन सबका जो कुल लाभ है वो 1573 है। ठीक है, 1573 है कुल लाभ उनका, 1573 है। एंड ऑफ देयर प्रॉफिट इज ₹15,573। हाउ मच अमाउंट बी विल रिसीव, देन बी को कितना धन मिला। मेरे सामने 4 ऑप्शन दिए गाइस, चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए, अगर मैं इसकी कुछ फिगर बनाऊं ए बी सी करके, तो थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो सकता है। कैसे हो सकता है, जब इनको हम इकट्ठे बिठाएंगे ना, उस केस में टिपिकल हो सकता है। आपको क्या करना है गाइस, कुछ इस तरीके से बिठाइए इनको, सी ए बी, बाकी मर्जी आपकी है। मैंने सी ए बी क्यों बिठाया है, देखिए मैंने गाइस इसको सी ए बी करके बिठाया है। क्यों बिठाया है, क्योंकि आपने ए बी का रेशो लिखना है और उसके बाद ए सी का लिखना है। तो ए को बीच में कॉमन ले लिया ताकि ए बी और एक सी ये दोनों के साथ बैलेंस बिठा सके। ओके, इसी वजह से, बाकी आपकी मर्जी है, इसको एबीसी से भी ले सकते हो जैसा आपको इजी लगे। यहाँ पे लिखा है ए और बी ने 3:2 के अनुपात में निवेश किया है। ठीक है, उसके बाद लिखा है ए और सी ने 2:1 के अनुपात में निवेश किया है। जैसे ए का मीनिंग क्या दिया गाइस, 2 दिया है, तो मैं ए के नीचे गाइस 2 लिख लेती हूँ। और सी का कितना दिया है, 1, तो मैं इसके नीचे गाइस 1 लिख लेती हूँ। जैसा कि आपको इस ये जो फिगर है इसको इक्वल करना आता होगा। फिगर यहाँ लिखा है तो इस सेम वैसा यहाँ आ जाएगा, और ये जो है इसके जैसा सेम यहाँ पर आ जाएगा। ओके, आई होप आप देखो। वैसे अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो मैं आपको अलग से एक चैप्टर कराऊंगी, रेशो प्रोपोर्शनेट का चैप्टर होता है, उसके बीच में ये सब होता है। ओके, ये आ गया 3, 6 और 4। ठीक है, इसमें आपको बैलेंस बिठाना होता है। अब ये देखो, ये आ गया गाइस आपका टोटल प्रॉफिट। इनका टोटल प्रॉफिट कितना दिया है, 1573। हमारा टोटल प्रॉफिट कितना दिया गाइस, गिन के देख लेते हैं, 6, 4, 10 और 3, 13। मतलब ये जो 13 है ये 573 के इक्वलेंट्स है। 2 तरीके से कर सकते हो, या इसके टाइम्स बना लो। और इसके टाइम्स कैसे बनेंगे, ये देखो 1573 लिखा, 13 एकम 13। ठीक है, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 121। तो आपको क्या बताना है, बी को कितना धन मिला, तो बी का कितना दिया गाइस, 4। तो इसको भी 121 से गुना करके 484 आंसर आप निकाल सकते हो। अगर आपको टाइम समझ नहीं आते तो इस तरीके से कर लीजिए, 13 है 1573 के इक्विवेलेंट्स, इसीलिए ये, और ये हो गया 1573 गुना 13 मल्टीप्लाई 4, तब भी आपका आंसर कितना आएगा गाइस, 484। तो मैं अपना आंसर जो है सेकंड ऑप्शन सेटिस्फाई कर सकती हूँ। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी गाइस, अब हम आ चुके हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन दिया है 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 16 ईयर्स। साथ साथ में लिख लीजिए, एवरेज एज दी है 3 बॉयज की 16 ईयर्स, और उन सबकी आयु को 4, 5, 7 के अनुपात में डिवाइड किया है। एंड द रेशो ऑफ देयर एजेस इज 4, 5 एंड 7, 4:5:7। फाइंड आउट द एज ऑफ स्मॉलेस्ट बॉय। सबसे छोटे लड़के की आयु बताएं। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता है कि 3 लड़कों की औसत आयु जो है गाइस 16 वर्ष दी है। ऑफ कोर्स ही बात है, तो कुल आयु क्या होगी, 3 लड़कों की गाइस कुल आयु क्या होगी, 16 गुना 3 48 वर्ष। ये फॉर्मूला गाइस आपको पता होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन, अगर ये चैप्टर नहीं आता हो तो मैं बिल्कुल बेसिक से करा दूंगी। बाय द वे, आपको टोटल जो आयु निकालनी है 16 गुना 3 48 वर्ष निकालनी है। उसके बाद लिखे, और उन सबकी आयु को 4, 5, 7 के अनुपात में बांटा गया है। इसका मतलब ये सबकी आयु है और ये भी टोटल आयु दी है। क्यों ना मैं इन तीनों को ऐड करके इसके इक्विवेलेंट्स रख दूं, क्योंकि ये भी सबकी आयु का टोटल है, ये भी सबकी आयु का टोटल है। कितना हो जाएगा आप गिन सकते हैं, 7 और 5 12 और 4 16। मतलब 16 जो है वो 48 के इक्वल है, तो 1 48/16। तो मुझे क्या निकालना है, सबसे छोटे लड़के की आयु। सबसे छोटे लड़के की आयु कौन सी होगी गाइस, 4 वाली। तो आप 4 को निकाल सकते हैं, 4/16 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12। तो 12 वर्ष जो होगी गाइस वो छोटे लड़के की आयु होगी। इसका एक और फॉर्मूला है, इस तरीके से कर सकते हो जैसा कि मैंने टाइम्स के अकॉर्डिंग बताया कि ये मल्टीप्लाई 3 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो एक की एज 12 आएगी, इसको करेंगे एक की एज 15 आएगी, इसको करेंगे एक की एज 21 आएगी। तो सबसे छोटे वाले की जो गाइस एज है वो मेरे पास 12 साल दी है, प्लीज नोट। हाँ जी गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखिए, एक आदमी अपने पुत्र से 14 वर्ष बड़ा है।
अ मैन इज 14 years older than his son. मैन जो है 14 years older है अपने सन से। 2 वर्ष पश्चात आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी हो जाती है। आफ्टर 2 years his age will be twice the age of his son. After 2 years his age will be twice the age of his son. तो पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है, the present age of his son. तो ये आपके सामने गाइस ऑप्शंस दिए हैं और आपको बताना है आंसर। देखो आपको गाइस क्वेश्चन को कैसे करना है, जैसा कि लिखा है आदमी अपने पुत्र से 14 वर्ष बड़ा है, तो क्यों ना हम ये माने कि जो पुत्र है उसकी जो आयु है वो x वर्ष है। ठीक है, उसकी आयु जो है वो x वर्ष है, और अगर मैं पिता की बात करूं तो वो x प्लस 14 वर्ष है। ठीक है, क्योंकि उससे 14 साल बड़ा है। अब लिखा है 2 वर्ष पश्चात, अगर यहाँ पे 2 वर्ष पश्चात लिखा है इसका मतलब पुत्र की आयु में भी 2 जमा होगा, और जो पिता की आयु है गाइस उसके बीच में भी 2 जमा होगा। अब इन्होंने लिखा है कि 2 वर्ष पश्चात आदमी की जो आयु है ना उसके पुत्र की आयु की दुगनी हो जाती है, मतलब पुत्र की जितनी आयु है आदमी की उससे दुगनी हो जाती है। अगर ये ऑलरेडी दुगनी हो रही है तो क्यों ना मैं इसको दुगना कर दूं ताकि ये दोनों इक्वल बैठ जाए। आपको पता है ना इक्वल वो चीज होती है, मैं एज का स्पेशल चैप्टर कराऊंगी आपको बताऊंगी उसमें। आपको पता है ना इक्वल वो चीज होती है कि ये और ये दोनों इक्वल, तभी उनके बीच में इक्वलेंस का साइन आता है। अगर ये ऑलरेडी दुगनी हो चुकी है, अगर मैं इसको और दुगना कर दूंगी तो ये तो ज्यादा हो जाएगी। अगर ये ऑलरेडी ज्यादा है तो क्यों ना मैं इसको दुगना कर दूं, और इसको दुगना करूंगी तो इन दोनों में बैलेंस बैठ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 4, यहाँ पे आएगा x प्लस 16। ठीक है, अब जैसा कि 2x है इसमें से x माइनस कीजिए, 16 में से 4 को लेस कीजिए, x की वैल्यू गाइस आ जाएगी 12। तो आपका गाइस आंसर आ जाएगा 12 साल, क्योंकि पुत्र की वर्तमान आयु पूछी है और ये हमने ली थी पुत्र की वर्तमान आयु। तो आपका आंसर आ जाएगा गाइस 12 इयर्स। ओके, प्लीज नोट दिस क्वेश्चन। हाँ जी गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखिएगा, यदि एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 50% और 20% बढ़ाया जाए तो प्लॉट का ये कितना बढ़ जाएगा प्लॉट, आपको बताना है। इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट विल बी इंक्रीज बाय 50% एंड 20% रिस्पेक्टिवली, जरूर लिखना है। देन हाउ मेनी टाइम्स विल द एरिया विल बी इंक्रीज्ड। ओके, तो ये आपके सामने दिया, आपने क्या करना है, जस्ट छोटा सा काम करना है। देखिए 50% का गाइस मीनिंग क्या होता है, 50/100। अगर आपको ये चीज समझ में ना आ रही हो, मैं प्रॉफिट एंड लॉस का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसमें मैंने परसेंटेज किस तरीके से कराई है। ठीक है, देख लेना। एक है 50%, एक है 20%। इनको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ। इसका मतलब क्या होता है 1/2, इसका मतलब क्या है 1/5, इसका मतलब पहले जो एरिया है वो 2 है, अब बढ़ के 3 हो गया है, मतलब 2 से हुआ 3। उसी तरीके से गाइस ये 5 है और 1 बढ़ गया, इंक्रीज हुआ, 5 से बढ़ के कितना हो गया 6। ये अलग से परसेंटेज का चैप्टर है, मैं परसेंटेज का चैप्टर अपलोड कर दूंगी मेरे चैनल पे, जिसमें आप ये अच्छे से समझ पाओगे। ओके, बाय द वे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ प्रॉफिट लॉस का, उसमें अच्छे से बताया ये। जैसे ये 2 है, 1 बढ़ा तो 2 से बढ़ के कितना हो गया 3, क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है। 5 है, 5 से बढ़ के कितना हो गया 6। अब इसको आप काउंट कर लो, 5 दूनी 10, 6 तिया 18, मतलब 10 से कितना हो गया गाइस 18। तो आपने बताना है कि कितना इंक्रीज हो गया। परसेंटेज नहीं पूछा इन्होंने, बस ये पूछा कितना इंक्रीज हो गया। ऑफ कोर्स सी बात है, कितना इंक्रीज हुआ 8, और किसके ऊपर इंक्रीज होता है, जो कि पहले से वो गिवन होता है। ठीक है, तो इसको अगर आप कैंसिल करोगे गाइस कितना आएगा आपका आंसर 4/5। तो 4th नंबर जो ऑप्शन है वो आपका सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, प्लीज नोट। हाँ जी गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे। इस टाइप के क्वेश्चन गाइस बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। चलिए आज मैं इसको आपकी शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, चलिए पहले मैं इसको ट्रांसलेट कर देती हूँ। यदि 6 पेनों का विक्रय मूल्य 8 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि प्रतिशत आपको बताना है। लिखिए, द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेन्स। द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेन्स। फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। ओके, ये आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए हैं। अब देखो आपको क्या करना है, मेरे सामने लिखा है 6 पेनों का गाइस विक्रय मूल्य मतलब एसपी, और 8 पेनों का गाइस क्रय मूल्य मतलब सीपी। आपको क्या करना है, एक शॉर्ट ट्रिक अपनानी है। जो भी आपका एसपी होगा उसको सीपी बना लो, जो सीपी होगा उसको एसपी बना लो, मतलब जो पेन है उसको रुपीज में कन्वर्ट कर लो। देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, यहाँ लिखा है ना कि 6 पेनों का विक्रय मूल्य, मतलब आप ये मानो कि आपका जो क्रय मूल्य है जो सीपी है
वो 6 है, मतलब मैंने 6 रुपीज मान लिया पेनों को, और एसपी जो है उसको मैंने सीपी, मतलब आप ये देख सकते हो एसपी के प्लेस पे सीपी, मतलब एसपी ऑफ 6 पेन्स था ना, आप सीपी 6 लिख लो। उसके बाद लिखा है 8 सीपी, आप इसको जो है ना 8 एसपी कर लो, ठीक है गाइस, आप कर लो 8 एसपी, ठीक है। सीपी को एसपी बना लो, एसपी को सीपी बना लो। इसका मतलब जो मेरा कॉस्ट है, मतलब मैंने जो पेन खरीदे हैं वो 6 रुपए के खरीदे और 8 रुपए में बेचे हैं, इसका मतलब मुझे 2 का प्रॉफिट हुआ। किसके ऊपर होगा? 6 के ऊपर, ठीक है। ये मैंने किया कैंसल आउट, 33 सही 1/3% जो है गाइस वो मेरा जो है क्या होगा? लाभ होगा, हानि नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने 6 रुपए के पेन खरीदे और 8 रुपए में बेच दिए, इसी वजह से मुझे हुआ 33 सही 1/3% का प्रॉफिट। नोट दिस। हाँ जी गाइस, अब हम आ चुके हैं गाइस हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे। इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देती हूँ, लिखिए। एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी जो है गाइस वो अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं। जैसा कि इन्होंने लिखा है कि इन एन एग्जाम 60% स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, ओके। 70% विद्यार्थी जो है 70% वो गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। 70% स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स, ओके। 20% जो है वो दोनों विषयों में फेल हुए हैं गाइस, देन 20% स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ। यदि 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? इफ 2500 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स देन फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। अब देखो एक बात ध्यान से सुनिए, आपको ये जो परसेंटेज का चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन लिया गया। अगर आप कहोगे तो मैं आपको परसेंटेज का एक चैप्टर कराऊंगी जिसमें सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बाय द वे मैं आपको इन शॉर्ट बता रही हूँ। देखिए 60% जो है ना वो इंग्लिश में पास हुए हैं गाइस, ठीक है। उसके बाद लिखा है जो मैथ है उसके बीच में गाइस 70% जो है वो पास हुए हैं। उसके बाद लिखा है 20% दोनों में फेल हुए हैं। जैसा कि अगर यहाँ लिखा होता कि 20% जो है वो दोनों में फेल हुए हैं, इसका मतलब ये होता है, अगर यहाँ लिखा होता कि 20% दोनों में पास हुए हैं, इसका मतलब वो 20% पहले से इंक्लूड है। मैं 20 माइनस कर देती क्योंकि वो दोनों में कॉमन था। मतलब मैं ऐसा कुछ करती 60 जमा 70 माइनस 20 करके आंसर कर देती। लेकिन इन्होंने यहाँ लिखा है कि इंग्लिश के पास दिए, मैथ के पास दिए, 20% दोनों में फेल दिए। अगर 20% दोनों में फेल है तो पास कितने परसेंट है? 80% हुए, ठीक है। इसका मतलब 60 जमा 70 80% जो है आप इसमें से घटा लोगे तो 130 हुआ। 130 में से 80 घटाओ कितना है गाइस? 50%। तो 50% जो है ना वो आ गया गाइस आपका बोथ पास। मतलब दोनों में जो पास हो गए वो कितने हो गए? 50%। टोटल कुल पास आ गया, टोटल कुल पास, ठीक है। आपके पास दोनों में कुल पास कितने दिए? 2500। तो क्यों ना मैं 50% को गाइस 2500 के इक्वलेंट्स रख लूं। अगर रखूंगी तो कितना मल्टीपल बनेगा? 50 का। तो आपको क्या निकालना है? कुल विद्यार्थी। तो कुल कितने हैं? 100%। तो 100 को 50 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आंसर आएगा? 5000। तो मेरे पास ऑप्शन है गाइस, ऑप्शन नंबर 4 5000। ओके, कुछ भी समझ रहे हैं वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि हम आ चुके हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, लिख लीजिए ए बी से दुगुना तेज है। A is twice as fast as B, okay? B C से तिगुना तेज है। B is thrice fast as C. यदि एक दूरी को C ने 54 मिनट में तय कर लिया, if some distance covered by C in 54 minutes, तो B ने दूरी तय करने में कितना समय लिया? Then how much time will B cover? Okay? ये इसके ऑप्शंस दिए कि कितने मिनट्स में इन्होंने कवर किया। देखो गाइस इस क्वेश्चन को आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले आप एक काम कीजिए, जैसा कि इन्होंने एफिशिएंसी दी है कि कौन कितना तेज है, ए बी से दुगुना तेज है। अगर ए बी से दुगुना है मतलब मैं ए को 1 मानूं तो बी को 2 मानूंगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। बी सी से तिगुना तेज है, बी तिगुना है मतलब बी 3 है अगर सी 1 है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था कि इनको गाइस बैलेंस करना होता है, तो गाइस ये मेरे पास आपका रेशो आएगा, ठीक है। तो 6 3 और 1, क्यों ना मैं कहूं कि ये सभी x हैं, मैं इनको x लेट कर देती हूँ
क्योंकि मुझे यहाँ पे ना 54 मिनट दिए हैं और मुझे स्पीड चाहिए जिससे मैं डिस्टेंस निकाल पाऊँ। मैं इन सभी स्पीड को यहाँ लिख लो, मैं स्पीड को गाइज x मान लेती हूँ, जो गति है ना उसको मैं x मान लेती हूँ। तो यहाँ मैंने हर जगह x लिख दिया। अब देखो इन्होंने लिखा एक दूरी को 54 मिनट में तय किया। जैसा कि जो दूरी होती है, कुल दूरी मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। कुल दूरी का फॉर्मूला होता है कि गति गुना समय। तो जैसा कि मेरे सामने गाइज लिखा है कि उस सी ने 54 मिनट में तय किया है। पहले आप ये बताओ कि डिस्टेंस तो मेरे पास पता नहीं है, सी की स्पीड क्या है गाइज, एक्स, कितने मिनट में तय किया, 54 मिनट में। जैसा कि आपको पता होगा अगर आपने ये चैप्टर किया है कि इसके बीच में जो है घंटे में स्पीड होती है, आनी चाहिए, या मिनट्स में दी है, इसी वजह से मैं 54/60 कर रही हूँ गाइज। ठीक है, तो इसका मतलब जो है गाइज जो मेरी टोटल दूरी निकलेगी वो निकलेगी 54x/60। ठीक है, 54x/160 निकलेगी गाइज। तो मेरे पास डिस्टेंस आ गया। अब इन्होंने पूछा है कि बी ने उस दूरी को तय करने में कितना समय लिया। जैसा कि मेरे पास जो डिस्टेंस है वो 54x/100 है। ठीक है, बी ने कितना समय लिया, पहले ये बताओ कि बी की स्पीड क्या है। बी की स्पीड है 3x। बी की जो गाइस स्पीड है वो 3x। जैसा कि टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी अपॉन समय, दूरी बटा समय। तो क्यों ना मैं 54x/60 करके और इसके नीचे स्पीड लिखूं। अब मैं गाइस इसको कर लेती हूँ सोल्व। 54x/60 ये हो जाएगा 1/3x। ठीक है, अब मैं इसको करूंगी x से x कैंसिल, ये काट दिया 3 से, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 6 में काट सकते हो, 6 3 18, ये आ गया 3/10। अब 3/10 क्या है, आवर्स में है, जबकि मेरे ऑप्शन किस में दिए गाइस, मिनट्स में। तो क्यों ना मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 3/10 को 60 से गुना कर लूं। तो यहाँ पे गाइस मेरा आ जाएगा 18 मिनट। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता मेरी वीडियो को बैक करके देखिए, जो जो लाइंस मैंने बोली हैं, मान लो आपने कुछ लाइन मिसिंग की है, इधर उधर देखते हुए ध्यान नहीं गया आपका, तो आप उनको दोबारा से सुनिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले लेनी है एफिशिएंसी, फिर निकालना है इसका डिस्टेंस, फिर उसके नीचे बी की स्पीड रख के और आपको टाइम निकाल लेना है। ओके, प्लीज नोट। हाँ जी गाइस, तो आई होप आपने ये नोटिस कर लिया होगा। तो कैसा लगा आज का एस्टेट मैथ्स प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। एक बात और बता दूं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जो मैंने रीजनिंग का पार्ट 1 कराया था ना, जो भी प्रीवियस ईयर, वो भी मैं डाल रही हूँ, और जो नेक्स्ट है वो हम पार्ट 2 के ऊपर चलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन से। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।